नमस्कार। आप सबका हमारी चैनल पर एक बार पुनः फिर से स्वागत है। वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए पॉलिटी बाई कुणाल जो हमारा चैनल है उस पर यूपीएससी पॉलिटी पीटी 2024 में पूछे गए प्रश्नों का आज हम एनालिसिस करेंगे। लगभग 17-18 क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे। अन्य वर्षों से ये जो पीटी था थोड़ा अलग था। इसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पूछे गए, आर्टिकल्स के अंदर से सवाल पूछे गए, थोड़ा टिपिकल, नॉट अनलाइक अदर यूपीएससी एग्जाम्स। तो ये 2024 अपने आप में अलग क्वेश्चंस हैं, अलग तरह के पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जहां ये आपको कहता है कि आप थोड़ी बारीकी से पढ़ें, आर्टिकल्स को भी ध्यान में रखें, शेड्यूल्स के बारे में भी जानें, पार्ट्स भागों को भी बड़े बारीकी से आप देखें। यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल कहा ही जाता है इसको। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसको इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम बनाती रहती है। स्टूडेंट्स के साथ ऑब्वियस सी बात है, चैलेंजिंग हो जाता है कि जब पैटर्न एक जैसा नहीं रहता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 2024 आज हम देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, और हमारे चैनल का उद्देश्य है कि पॉलिटी को सरल बनाया जाए, आसान बनाया जाए। 2024 में भी अगर पूछे गए प्रश्न हैं तो उन सब का आपके पास हमारे जो चैनल है उसमें जो वीडियोस अपलोड होंगे उसमें आपको बारीकी से अगर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आप इसको भी टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि उन पहलुओं को भी टच करें जो 2024 में आपके पीटी में जो पैटर्न चेंज हुआ था उस बदलते पैटर्न को भी हम कवर करें। तो देखते हैं हाँ कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोनों भाषाओं में है, बाइलिंगुअल हमने कोशिश करता हूँ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष हम चाहते हैं कि उन तक भी ये पहुँचे, हमारा जो कंटेंट है उनका भी व्यूज़ आए यहाँ पे, ताकि उन तक भी एक मदद के तौर पे आप बेहतर कर सकें एग्ज़ाम में। ये हमारी एक पहल है, हमारी कोशिश है। तो पहला प्रश्न जो है डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो जब परिसीमन की बात करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल 82 है। आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें परिसीमन की बात कही गई है, डिलिमिटेशन की बात कही गई है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कौन करेगा? तो पार्लियामेंट बाय लॉ। डिलिमिटेशन शब्द का प्रयोग नहीं है उस अनुच्छेद में। उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को जैसी संस्था बनाने का, जैसा संस्था बनाए, जो नाम दे, पार्लियामेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एज इट डीम्स फिट ऐसा एक कमिटी बनाएगी, ऑर्गेनाइज संस्था बनाएगी, जिसका काम होगा परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जैसे अभी आप देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में। तो 2024 में जो चुनाव हुआ, 543 सीट्स के ऊपर चुनाव हुए। तो लोकसभा जो क्षेत्र होते हैं इसकी बाउंड्री लाइन क्या होगी, किसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे, उस बाउंड्री लाइन को डिफाइन करने वाली जो बॉडी है, संस्था है, वो है डिलिमिटेशन कमीशन। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बिहार का आप एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार से 40 लोकसभा सीटें हैं, तो 40 लोकसभा का क्षेत्र क्या होगा, लोकसभा क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगा, इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करना डिलिमिटेशन का काम है। और कोशिश इसको करनी है कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनसंख्या लगभग प्रैक्टिकल जितना पॉसिबल हो सके बराबर हो। यानी कुछ मान लीजिए 10 लाख व्यक्ति पे एक एमपी, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो। कोशिश ये होती है। तो अगर बाउंड्री ऑल्टर करने की ज़रूरत है तो ऑल्टर करता है, चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज कर देता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा में सीटों का आरक्षण है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन परसेंटेज। जनसंख्या में उनका जितना शेयर है, परसेंटेज है, उसके अनुपात में लोकसभा में आपकी सीटें रिजर्व हैं। तो वो कौन सी सीटें होंगी जहां से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाएंगी, ये भी डिसाइड करना, इसको रोटेट करना, समय समय पे बदलते रहना कि सभी क्षेत्रों को मौका मिले, सबको मौका मिले कि जहाँ शेड्यूल कम्युनिटी के हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व हो। तो ये सब काम परिसीमन आयोग करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है। जो मूल संविधान में जो बातें लिखी हुई थी कि प्रत्येक जनगणना के बाद इसका गठन होगा, यानी 1951 में जो जनगणना हुई उसके बाद गठन हुआ, 1961 में जो जनगणना हुई उसके बाद भी गठन हुआ,
1971 में जो हुआ उसके बाद भी गठन हुआ। तो 3 जनगणना जो शुरुआत में हुई उसके बाद से उसके बाद तीनों बार इसका गठन किया गया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया 51 के बाद, जनगणना के बाद, 61 के बाद, 71 के बाद, तो 3 बार तो कंटिन्यूटी में हुआ। उसके बाद क्या होता है, 42वां संशोधन आ जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसमें डीलिमिटेशन के ऊपर फ्रीज लगा दिया जाता है, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। कितने साल तक? 25 वर्षों तक, 1976 टू 2001। उसमें लिखा गया कि 2001 की जनगणना के बाद ही अब डिलिमिटेशन या परिसीमन आयोग का गठन होगा। तब तक जो चुनाव होंगे 1971 के पॉपुलेशन के डेटा के हिसाब से ही होंगे। संवैधानिक संशोधन करा दिया, तो संवैधानिक संशोधन के बाद डिलिमिटेशन के ऊपर फ्रीज हो गया। उसमें नॉर्थ साउथ का जो डिबेट था कि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, साउथ में जो सीट पॉपुलेशन है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, तो लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होगा कि जनसंख्या के अनुपात में करना है, यानी नॉर्थ से जो शेयर है लोकसभा में बढ़ते चले जाएंगे, साउथ के उतने फास्ट ग्रो नहीं करेंगे। तो एक विवाद है, तो उसको रोकने के लिए एक पहल थी कि 1971 के ही डेटा के बेसिस पे होगा। अब 2001 में जब बारी आती है कि 2001 में जनगणना हुई, 2001 के बाद सरकार को ये मौका था कि डिलिमिटेशन कराए, परिसीमन कराए, और लोकसभा में सीटों का इजाफा हो, इंक्रीज हो, उसी तरह से विधानसभा में सीटों का इंक्रीज हो राज्यों में। लेकिन सरकार ने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd का डबल 84वां संशोधन लेके आए। परिसीमन आयोग का गठन जरूर हुआ, लेकिन उस परिसीमन आयोग को लिमिटेड काम दिए गए, सीटों की संख्या में इजाफा नहीं किया गया। 543 जो सीट थी वो 543 ही रही लोकसभा में, विधानसभाओं के जितनी सीट थी उतनी ही सीट रही। चेंज क्या हुआ उस समय, जो 2002 में एक और जो डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग का गठन हुआ, उसने अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र थे उसी में परिवर्तन किया। कौन से क्षेत्र? इतना ही परिवर्तन हुआ था। भौगोलिक सीमा में कॉन्स्टिट्यूएंसी के चेंजेस हुए, बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन हुआ, लेकिन सीट एज इट इज जो 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से थे उतनी ही सीटें रही। और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया गया उसी साल 2001 में, और इसको पुनः 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कि 2026 के बाद जब जनगणना होगी उसके बाद फिर से डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन होगा और सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, सीट्स इंक्रीज होंगे। अब देखेंगे कि आने वाले समय में ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो दिसंबर 2023 तक जब मैंने आपको बता दिया इतिहास, तो 1 2 3 4 बार हुआ है, तो आंसर है इसका 4, डी, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 8वीं अनुसूची के बारे में कहता है 1992 में कि कौन कौन से भाषा 8वीं सूची में जोड़े गए। 8th शेड्यूल, जिसमें आज के डेट में 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है और सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है कि ये सारे हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। उसमें समय समय पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें 14 लैंग्वेजेस थे, आज के डेट में 22 भाषाएं हैं। तो 14 के से बढ़ के ये 22 हो गए, तो नए नए भाषाओं को जोड़ा गया। अब इसमें जो ऑप्शन है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, मैथिली भाषा जो बिहार वासी होंगे वो इस आंसर को शायद सही किए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं अगर परीक्षा दिया होगा आपने, क्योंकि मैथिली भाषा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी उसमें पीएम थे, तो लोगों का डिमांड था, उस डिमांड को फुलफिल किया गया 2003 में। तो ये कह रहा है 92 में, यानी मैथिली तो हो ही नहीं सकता है, तो मैथिली जितने भी ऑप्शन में है वो डिलीट कर दीजिए, यानी बी सी डी आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, 1 2 3 ए ऑप्शन। लेकिन इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि मैथिली जो है 92nd अमेंडमेंट 2003 में लाया गया, और मैथिली के साथ 3 और भाषा एक साथ जोड़े गए थे। मैथिली अकेला नहीं था, मैथिली 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई 2003 में। तो बाकी जो 3 भाषाएं आप देख रहे हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71st अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया था। एक और जो भाषा जो ऐड हुआ, अब आपके पास जो ये जो ऑप्शन में 4 भाषाएं हैं ये तो दिए हुए हैं, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 2003 में एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें एक मैथिली था, बोडो, डोगरी, संथाली, 3 और भाषाएं थी। तो ये 4 और 3 7 भाषाओं का तो आपके पास नॉलेज हो गया। तो 14 7 21 हुए। एक और भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी, वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967
21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, इसमें संविधान में संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15वां भाषा वो जुड़ा था। तो 14 के बाद जितने भी जुड़े, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसको आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए। 3 ही अमेंडमेंट हुए हैं 8वीं अनुसूची में, आप देखेंगे 21st, 71st आपके क्वेश्चन में है, और 92nd। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर आपका यही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो पहला है, पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है, बिल्कुल सही है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो पहला तो आंसर आपका 100% सही है। तो पहला आपका आंसर सही है, यानी एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, वो है आपका बी, जो कहता है 2 और 3। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध यानी आर्टिकल 368 वाले जो प्रावधान है, कहाँ दिए गए हैं? तो भाग 20 में दिए गए हैं, ये भी सही है। 18 भाग 18 में आपका 352 से लेकर 360 है। उसके बाद एक और है 21, 19 और 20वें भाग में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। तो इसमें 1, 2, 3 ऑल 3 आर करेक्ट। आंसर है आपका डी, इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब आप देखिए कि सारे तीनों ही ऑप्शन है ए बी सी, इसमें इंटर स्टेट की बात कही गई है। जब जैसे ही इंटर स्टेट की बात आती है, दो राज्यों के बीच, तो कोई एक राज्य कैसे कानून बना सकता है? स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंसिकल बात है कि बिहार यूपी के बीच का मसला है, बिहार और यूपी के बीच में, तो किसका जुरिस्डिक्शन आएगा? क्षेत्राधिकार में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बिहार कानून बनाएगा, वो यूपी नहीं मानेगा, यूपी जो कानून बनाएगा वो बिहार नहीं मानेगा। तो जहां भी इंटर स्टेट बात होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, माइग्रेशन हो, क्वारंटाइन जो उस टाइम चला हुआ था कोविड के समय में, तो जितने भी इंटर स्टेट जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जीएसटी में भी एक इंटर स्टेट टैक्स लगता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल टैक्स लगाती थी, वो केंद्रीय कर, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल टैक्स लगाएगा। तो वो सब जितने भी इंटर स्टेट टर्म आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे किसके होंगे? सेंट्रल लिस्ट में होंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, पहला गलत है, स्वाभाविक सी बात है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ये सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सारे कौन वसूलते हैं? तो केंद्र सरकार वसूलती है। केंद्र सरकार ही को ही सकती है आपको इनकम टैक्स ये सब वसूलने का। तो आप देखिए कि ए, बी और डी तीनों ही गलत हैं। एक ही ऑप्शन इसमें सही है, वो है इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। ए, बी और डी ये चारों ही एक्चुअली यूनियन लिस्ट के विषय हैं, केंद्रीय सूची के विषय हैं चारों ही। केंद्रीय सूची कहाँ दी गई है? तो 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में आपकी 3 सूचियां दी गई हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इस तीनों सूची के अंतर्गत विषय वस्तु वस्तु दिए गए हैं। 98 सब्जेक्ट्स हैं आपके सेंट्रल लिस्ट में, जिसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है। उसी तरह से स्टेट में जो लिस्ट है वो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में है, स्टेट उसके ऊपर कानून बना सकता है, स्टेट का लेजिस्लेचर, विधानमंडल उसके ऊपर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची है जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल का जो कानून है वो प्रभावी होता है राज्यों के ऊपर। राज्य और केंद्र दोनों उस विषय पे कानून बनाने में स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, तो केंद्र वाला जो कानून है वो प्रभावी होगा, वो एनफोर्सेबल होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? ये आसान क्वेश्चन था आपके लिए, ये आपके लिबर्टी से रिलेटेड है, स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी जजमेंट, आधार जजमेंट के नाम से जाना जाता है, 2017, उसमें राइट टू प्राइवेसी का मामला आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। पुट्टा स्वामी जजमेंट उससे संबंधित है, 2017। आधार जजमेंट, जहां आपके बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे थे, उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, उसी समय राइट टू प्राइवेसी
की जो बात आती है कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। इसका आंसर आपका अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21। बाकी मैंने आपको आंसर टिक नहीं किया है, तो ये इसका आंसर सी है, इसमें टिक कर दिया है। दिसंबर से पहले तो 4, इसका 4 है आंसर। नेक्स्ट, ये जो सीडीएस जो नई जो बात हुई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज चीफ्स, ये वाला थोड़ा सा सही नहीं है कि उसके कमांड ओवर जो टर्म दिया गया है, इसको बनाया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए। तीनों जो सेवाएं हैं, आर्म फोर्सेस जो हैं आपके हैं, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तीनों के बीच समन्वय, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए सीडीएस बनाया गया है। ऐसा नहीं समझना है कि वो उनके कंट्रोल में है। आर्मी किसी के कंट्रोल में नहीं है, नेवी किसी के कंट्रोल में नहीं है, एयरफोर्स जो है अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जब आजकल जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसमें तीनों के बीच कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। बिना उसके आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं कि सिर्फ आप आर्मी से युद्ध जीत जाए या सिर्फ नेवी से युद्ध जीत जाए। तीनों के बीच कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होने चाहिए, दोनों के बीच, तीनों के बीच समन्वय होना चाहिए। उसी समन्वय को स्थापित करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए ये सीडीएस की स्थापना हुई। बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तीनों सेनाएं एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। तो इस व्यक्ति का काम है कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंश्योर करना। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर, ये भी सही है। तो तीनों इसमें आंसर जो दिए गए हैं, दूसरे को छोड़ के 1 एंड 3 इसका आपका करेक्ट आंसर है। तो 2 गलत है, 1 एंड 3 जिसमें भी आंसर दिया है वो आपका आंसर है। तो आंसर इसका है डी, 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, एथिक्स कमेटी के बारे में है, आचार समिति। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि महुआ मोइत्रा के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फॉरेन लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके आईडी को यूज़ करके आपने फेवर लिया है उस क्वेश्चन को पूछने के लिए, पार्लियामेंट में सवाल उठाने के लिए आपने कुछ फेवर लिया है किसी थर्ड पर्सन से, यानी कैश फॉर आस्किंग क्वेश्चन, कैश फॉर वोटिंग। इस तरह की अगर बातें आती हैं तो पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी है जिसका काम है कि अगर आप अपने प्रिविलेजेस जो 105 में दिए गए हैं, 105 अनुच्छेद के अंतर्गत आपको, पार्लियामेंटेरियन होने के नाते आपको कुछ प्रिविलेजेस हैं, उस प्रिविलेजेस का आप दुरुपयोग ना करें, उसकी जांच आपका एथिक्स कमेटी के ऊपर है, जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह है। लोकसभा के बारे में पूछ रहा है कि इनिशियली इट वाज एड हॉक कमेटी, यानी तदर्थ समिति थी, टेम्पररी, अस्थाई थी। ये बिल्कुल बात सही है। ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of Lok Sabha. तो इसके बारे में आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये एकमात्र कमेटी है जहां सिर्फ एमपी नहीं बल्कि जनता भी शिकायत कर सकती है। हाँ, जनता शिकायत करेगी तो डायरेक्ट नहीं करती है, किसी एमपी के माध्यम से ही करती है। लेकिन जनता भी, सामान्य नागरिक भी, या जनता ने, इंडियन सिटीजन की बात है कि भारतीय नागरिक शिकायत दर्ज करा सकता है किसी एमपी के माध्यम से। बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड भरना पड़ता है उस व्यक्ति को। अगर एमपी करता है तो उसको बॉन्ड की जरूरत नहीं है। यानी फ्रिवोलस कंप्लेंट को रोकने के लिए, क्योंकि राजनीति में तो आप जानते हैं कई सारे कंप्लेंट शुरू हो जाएंगे जो फ्रिवोलस है, राजनीतिक आधार पे है, उसको फिल्टरिंग आउट करने के लिए एक बॉन्ड भरवाना पड़ता है। एमपी के माध्यम से ही आप शिकायत कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें रखी गई हैं। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है कि ओनली वर्ड की वजह से, केवल शब्द की वजह से, आपका ये, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है चॉइसेस को। इस एक एक वर्ड की वजह से पॉलिटी में आंसर बदल जाते हैं। ओनली वर्ड की वजह से सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। अब जब मामला विचाराधीन है, न्यायालय के अंतर्गत है, तो उसके ऊपर नहीं ले सकती, ये भी सही है। तो 1 एंड 3 जो है आपका इसमें सही ऑप्शन है। 1 एंड 3 इसके राइट आंसर है।
1 एंड 3, 1 एंड 3 आपका जहां भी है उसका आंसर है आपका 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी हमने पढ़ा कि भाग 20 के अंतर्गत ये आता है, भाग पार्ट 20 उसके अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन आता है। उसमें दिया गया कि क्या क्या किया जा सकता है। तो एडिशन किया जा सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, या परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन, तीनों ही कर सकते हैं। पूरी तरह से एम्पावर्ड है पार्लियामेंट कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप संविधान में आप नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकार में देखा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लिए 16 और 15 के अंतर्गत सब क्लॉज 6 जोड़े गए, 10% उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो आप देखिए एडिशन कर दिया, आर्टिकल के अंतर्गत आपने एडिशन कर दिया। या किसी आर्टिकल में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी भाषाओं में चेंज कर सकते हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 74 में शैल वर्ड यूज कर दिया कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। पहले ऐसी बात नहीं थी। तो बाध्यकारी बना दिया। इट इज मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करना पड़ेगा। ये 42वें संशोधन में आप देखिए कैसे उसमें कर दिया गया। रिपील भी कर सकता है। आप देखिए मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो डिलीट करके लीगल कानून 300A जोड़ा गया। तो सब कुछ करने का उसके पास अधिकार है। तीनों ही चीज कर सकते हैं, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, परिवर्तन, परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल इन द पार्लियामेंट। धन विधेयक के बारे में कह रहा है। तो धन विधेयक में थोड़ा सा उल्टा है एक्चुअली। 109, जब हम लोग 108 पढ़ते हैं जिसमें ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, 109 से ही मनी बिल के बारे में चर्चा स्टार्ट हो जाती है। तो उसके प्रोसीजर के बारे में 109 में दिया है और उसकी परिभाषा जो है 110 में है। 109 आर्टिकल में प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल एंड इन 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। एक्चुअली होना तो चाहिए था रिवर्स, पहले आप परिभाषित कीजिए, पहले आप डिफाइन कीजिए और बाद में आप उसके प्रक्रिया को बताइए, लेकिन यहाँ रिवर्स है। तो 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ये बिल्कुल सही बात है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही आप सदन के पटल पे आप लाएंगे और लोकसभा में ही आप ला सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक अगर है, मनी बिल है, तो लोकसभा में ही पेश होगा और अ, राष्ट्रपति के प्रीवियस प्रायर कंसेंट के बाद ही, पहले आप पूर्व अनुमति लेंगे राष्ट्रपति से, तभी लोकसभा के पटल पे आप पेश कर सकते हैं। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर उस बिल को रिजेक्ट कर दे। उसके ऊपर वो सुझाव दे सकता है, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता है। सुझाव लोकसभा माने या नहीं माने, लोकसभा की मर्जी है। मानना बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा राज्यसभा के सजेशंस को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। हैव टू बी, कोई जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, कोई बाध्यकारी नहीं है, करना होगा। इसकी वजह से ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग होगा, हैव टू बी एक्सेप्टेड। तो फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3 जिसमें है आपका वो आंसर है सी, सी चॉइस है आपका। नेक्स्ट, North Eastern Council was established by the North Eastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, Council comprises which of the following members? वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी राज्य हैं उन सब के राज्यपाल वहाँ होते हैं, उन सब के सीएम होते हैं। 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और उसका अध्यक्ष जो होगा वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। इसमें गृह मंत्री की कहीं भी चर्चा नहीं है, गृह मंत्री इसमें कहीं भी नहीं होता है। रीजनल काउंसिल जो होता है, क्षेत्रीय परिषद, वहाँ पे गृह मंत्री अध्यक्ष होता है। रीजनल काउंसिल जो बनाए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद, 6 रीजनल काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद, वहाँ पे भारत का गृह मंत्री अध्यक्ष होता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न
जो काउंसिल है पूर्वोत्तर परिषद, इसमें गृह मंत्री नहीं है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। फोर्थ आप देखिए कि बी सी डी में दिया हुआ है, यानी केवल 1 2 3 आपका आंसर है, ए आपका इसका चॉइस है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, जिसके बारे में, जिसमें आपको 33% रिजर्वेशन की बात की गई है विमेन के लिए, महिलाओं के लिए। और ये कब से लागू होगा अभी इसकी चर्चा नहीं है। प्रोबेबली नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा 2029 या 2034 से लागू होगा। 15 साल के लिए इसको कहा गया है कि 15 साल तक ये लागू रहेगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो रिजर्वेशन है उसमें भी 15% है, उसमें भी 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। SC ST में भी जो कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है उसमें से 33% महिलाएं होनी चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा, ये गलत है। इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं, 18वीं लोकसभा तो बीत गई। 15 साल के लिए बिल्कुल ठीक है। और 2 और 3 सही है, एक आपका गलत है। एक गलत है यानी इसी से आप आंसर तक पहुंच जाते कि ए बी और डी तीनों गलत हो गया, सी इसका आंसर है। सी इसका आंसर है। प्रोहिबिशन प्रतिषेध के बारे में चर्चा है। तो दो जो 5 जो रिट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के तहत, उसमें 2 जो रिट है उसमें हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के ऊपर जारी करते हैं। हायर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, निचले स्तर के जो कोर्ट हैं, जिला स्तर पे जो कोर्ट हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि आप फैसला मत दो, या अगर फैसला दे दिया है गलत है तो उसको रद्द करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए अपने पास उसको बुला लेता है। तो प्रसिद्ध प्रतिषेध, प्रोहिबिशन एंड सर्स्युरारी, ये दो जो आपके रिट हैं, प्रोहिबिशन एंड सर्स्युरारी, ये आपके हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी के खिलाफ यूज करते हैं। तो आपका आंसर इससे मिल जाएगा। अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर, इसमें मिस हो गया है, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, तो ये आपको गलत है। वैसे भी सरकारी अधिकारियों के लिए को वारंटो का इस्तेमाल होता है, अगर उन्होंने कुछ एक्ट नहीं किया है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो को वारंटो किया जा सकता है। सेकंड है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, नहीं। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, निचली अदालत के खिलाफ होता है किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने की प्रतिषेध करने के लिए, यानी फैसला नहीं आया है, अभी वहाँ पे सुनवाई हो रही है, तो उस कार्रवाई को जारी रखने से प्रतिरोध करना, उसको प्रतिषेध करना, कार्रवाई जारी नहीं रहेगी, अगली तारीख नहीं मिलेगी, सुनवाई अब नहीं होगी क्योंकि आपने अपने जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन किया है या फिर गलत तरीके से वहाँ पे केस फाइल हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस। नेक्स्ट देख लीजिए यूनियन बजट के बारे में। यूनियन बजट के बारे में अगर आप देखें तो केंद्रीय बजट के बारे में हम देखते हैं। यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट, consider the following statement. Union Finance Minister, on behalf of the Prime Minister, lays the annual financial statement before both the House of Parliament. At union level, no demand for grant can be on the recommendation of the President of India. केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि आप राष्ट्रपति से पहले अनुशंसा लेते हैं, क्योंकि ये धन विधेयक है जो जिसकी बात ये कर रहा है, अनुदानों की मांग यानी ग्रांट जो आप लेते हैं धन के लिए, ग्रांट मांग पत्रों पे, तो ये एक धन विधेयक का पार्ट होता है। तो धन विधेयक मनी बिल विदाउट प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के आप पटल पे नहीं रख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, दो तो ठीक है, लेकिन एक में थोड़ा सा
डाउटफुल ये है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो है आपका प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सदन के दोनों पटलों पे बजट को रखवाता है, क्योंकि कार्यपालिका का मुखिया वही है, कार्यपालिका के हेड वही है। बजट के बारे में एक और बात लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट मेंबर ही इसको पेश कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जैसे ही शब्द आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है, मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद है, उस सेंस में आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। इसमें आधिकारिक तौर पे यूपीएससी ने दोनों आंसर को सही माना है, तो हम भी इसको कंसिडर करते हैं कि सही है, लेकिन राष्ट्रपति शब्द ज़्यादा उचित शब्द होता अगर पहले शब्द में, अगर पहले में आप अगर राष्ट्रपति का इस्तेमाल करते। तो 1 और 2 दोनों इसके आंसर सही है, सी ऑप्शन। इट इज़ गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस। अब देखिए कि हाँ, शेड्यूल ट्राइब के बारे में है। शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 342 में आपको दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। तो ये जो पावर है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की सूची जारी करना, ये राष्ट्रपति का पावर है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पावर है। ऑब्वियसली बात है कि राज्यपाल से कंसल्टेशन लिया जाता है कि आपके राज्य में किस समुदाय को हम एससी कम्युनिटी रख सकते हैं या एसटी कम्युनिटी के रख सकते हैं। इसमें राज्यपाल से विचार किया जाता है, राज्यपाल उससे अनुशंसा ली जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के कंसिडरेशन से ही काम करता है। लेकिन ये जो शब्द है कि राज्यपाल, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है उस राज्य के लिए, और जो एससी कम्युनिटी या एससी कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर स्टेट में ही, उस पर्टिकुलर राज्य में ही एससी या एसटी हैं। दूसरे राज्य में हो सकता है वो एससी एसटी नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। पहला में राष्ट्रपति होता प्रेसिडेंट, तो ये आंसर आपका सही हो जाता 1 और 2। लेकिन यहाँ गवर्नर राज्यपाल होने की वजह से पहला गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी ओनली 2। आगे देखिए, विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के कोई संकल्प विचाराधीन है तब वो क्या होगा। जब लोकसभा स्पीकर के को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल की प्रक्रिया हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब उसको हटाने की प्रक्रिया होगी तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। ही शैल नॉट प्रिसाइड, ये बिल्कुल सही बात है। वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, वो अपने अपने जो चेयर है, चेयर को छोड़ के सामने जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वो सांसद भी होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का सांसद भी तो है। कोई एक सांसद ही लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। तो वो अपनी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ के सामने सांसदों के साथ जाके बैठ जाता है। पीठासीन अधिकारी कोई और हो जाता है, या तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स हैं, चेयर पैनल ऑफ स्पीकर्स हैं, उनमें से कोई एक पीठासीन अधिकारी हो जाता है। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, स्पीक बोलने का बिल्कुल अधिकार है उसको। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए कि जब वो सामने जाके बैठा है, सामने जाके बैठ जाता है और सामान्य एमपी की तरह, नॉर्मल एमपी की तरह है, तो वैसे में उसके पास पीठासीन अधिकारी नहीं है, पीठासीन अधिकारी नहीं है, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा वो, क्योंकि चेयर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर वो चेयर पे बैठेगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं बिठाते हैं, किसी और को बिठा देते हैं। अब जब कोई और बैठेगा तो एज ए पार्लियामेंटेरियन उसको पूरी तरह से बोलने का अधिकार है, उसको वोट देने का भी अधिकार है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देगा जब वो चेयर पे रहता है। फर्स्ट इंस्टेंस में चेयर पे है तो वो वोट नहीं देता है। जब टाई होता है, जब टाई होता है वोट, तभी वो वोट देता है।
तो 1 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3 है वो जो गलत है आपका, पहला आपका सही है। तो ओनली वन ऑप्शन इज राइट, केवल एक सही है। उसे बोलने का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है। वह संकल्प में प्रथम मत देने का हकदार नहीं होगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गया, बिल उसके पास पेंडिंग है, तो नई लोकसभा का गठन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो बिल उसके पास पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा। तो पहला आपका ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन ए और बी में है, ए और बी में है, तो सी और डी आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, सी एंड डी। अब नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये भी सही है, ये भी सही है कि जो लोकसभा जिसने पास किया था वो रहा ही नहीं, तो फिर उस बिल का जर्नी ही सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। अ बिल इन रिगार्ड टू which the President of India notified his or her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on dissolution of the Lok Sabha। ये गलत स्टेटमेंट है। 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात कही जाती है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने के लिए लेटर समन कर दिया है, लेटर जारी कर दिया है, तो उसके बाद अगर लोकसभा का विघटन भी होता है तो भी ज्वाइंट सिटिंग कराई जाएगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। 1 एंड 2 राइट है, तो इसका आंसर आपका हो गया बी। With reference to Parliament of India, consider the following statement. Propagation of House by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से ही सत्र को आहूत करता है। समनिंग पावर जो कहते हैं हम लोग, समन करना या फिर डिसॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, डिसॉल्व भी करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से। प्रधानमंत्री की बात को सुनता है वो। सत्रावसान, जब आप हाउस को एडजर्न साइने डाई हो जाता है, एडजर्न साइने डाई यानी स्पीकर कर देते हैं। जब अंतिम दिन सत्र होता है तो स्पीकर उसको एडजर्न कर देते हैं, साइने डाई। तो जब साइने डाई डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद राष्ट्रपति की एक चिट्ठी आती है, निकलती है कि लोकसभा के सत्र का सत्रावसान हो गया। राष्ट्रपति आदेश निकाल के सत्रावसान कर देता है। यानी एडजर्नमेंट का जो पावर है, एडजर्नमेंट का जो पावर है वो पूरी तरह से स्पीकर का पावर है। सदन की शुरुआत, समनिंग, सदन की सत्र की समाप्ति, ये दो जो पार्ट है कि शुरुआत हो रहा है यहाँ से, यहाँ समाप्त हो रहा है। शुरुआत और समाप्त के जो समय है, ये दोनों शुरुआत और समाप्त राष्ट्रपति के पावर है। इस बीच में जो भी शक्तियां हैं एडजर्नमेंट की, एडजर्न टिल लंच, एडजर्न टिल टुमारो, एडजर्न टिल फॉर सम डेट, और एडजर्न उसके बाद कोई डेट अनाउंस नहीं होता है क्योंकि भविष्य में पता नहीं है कि राष्ट्रपति कब सत्र बुलाएंगे। तो एडजर्न साइने डाई, अनिश्चित काल के लिए उसको एडजर्न कर दिया था, स्थगन कर दिया जाता है। तो ये स्पीकर के पास पावर है। अब बाकी जो समनिंग पावर और प्रोरोगेशन की जो पावर है वो राष्ट्रपति की है, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के सलाह से ही ये काम करता है। तो अब देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट को क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सत्रावसान मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो 1 आपका जिसमें भी चॉइस है वो आपका नहीं होगा, तो 1 एंड 2 ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, prorogation of house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session। yes, सेकंड ऑप्शन भी राइट है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, 1 रॉन्ग है। तो सेकंड ऑप्शन आप देखिए 2 एंड 3 में है, इसमें है और इसमें है, बी और सी में है। तो बी में आपका 1 है, तो ये आपका नहीं होगा, तो आंसर हाँ स्वाभाविक सी बात है सी होना चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है। थर्ड ऑप्शन भी आपका राइट है, थर्ड ऑप्शन भी आपका राइट है। तो 2 एंड 3 इज आर द करेक्ट चॉइस, 2 एंड 3 आर करेक्ट चॉइस। तो इतने ही प्रश्न थे।
2024 में। इसके बाद हम लोग पुनः एक बार 2023, 5 वर्षों की मेरी कोशिश है कि लास्ट 5 इयर्स के पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दें। इससे आप सीखें, जानें, समझे, बारीकियों को देखें कि कैसे यूपीएससी प्रश्नों को घुमाता है या पूछता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। यह वीडियो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिस पे हम डिटेल में एक एक टॉपिक को की व्याख्या कर रहे हैं। अभी फंडामेंटल राइट तक हमारी जर्नी जो है, फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी तक पहुंची है। इसके आगे की भी जर्नी हम बरकरार रखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और पॉलिटी में आपको जो भी ज़रूरत है, इस चैनल से मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे सहयोग आपको प्राप्त हों। अगर आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई भी अगर डाउट है, जिसमें आपको प्रश्नों में कुछ संशय है, कुछ डाउट है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद, बहुत आभार। फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।